हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने BHU के 2019 के MP8 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम आगे के 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 43 तक कर लिया था, बीच के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो वो बचे हुए क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे और आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 तक हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें एक मैचिंग दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, इसे हमें मैच करना है। लिस्ट 1 में जॉइंट्स के नाम दिए गए हैं और लिस्ट 2 में वो जॉइंट्स कहाँ पाए जाते हैं ये बताया गया है। तो इसका दोस्तों मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 के अकॉर्डिंग जो हमारा हिंज जॉइंट है वो पाया जाता है हमारे नी में, यानी ए को मैच करेंगे हम फर्स्ट नी से। सेकंड है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट कहाँ होता है? सैडल जॉइंट दोस्तों होता है हमारे थंब में, तो इस बी को मैच करेंगे हम सेकंड से। उसके बाद है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है? ये होता है दोस्तों शोल्डर में, यानी सी को मैच करेंगे हम फोर्थ से। और पाइवेट जॉइंट जो होता है या पिवेट जॉइंट जो होता है ये कहाँ होता है? ये होता है हमारे नेक में। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में फोर्थ और डी में थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटिंग सब्जेक्ट मैटर इन द क्लास ऑफ फिजिकल एजुकेशन। क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे 4 सब्जेक्ट मैटर दिए गए हैं, इन्हें हमें करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, यानी फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है। ये फिजिकल एजुकेशन की क्लास के 4 स्टेप हैं, यानी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में जो हम एक्टिविटी कराते हैं तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। जैसे करेक्शन है, डेमोस्ट्रेशन है, इवेलुएशन है, प्रैक्टिस है, तो इन्हें सीक्वेंस से लगाना है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, डेमोस्ट्रेशन, प्रैक्टिस, करेक्शन, इवेलुएशन। ये फिजिकल एजुकेशन की क्लास में एक टीचर के लिए अडॉप्ट करने का सही स्टेप है, यानी जिस एक्टिविटी को वो सिखा रहा है सबसे पहले उसे डेमोस्ट्रेट करके दिखाना है, या किसी डेमोस्ट्रेटर का भी यूज़ कर सकता है, लेकिन सबसे पहले डेमोस्ट्रेट करके उस एक्टिविटी को दिखाना है। सेकंड है प्रैक्टिस। अब जबकि डेमोस्ट्रेट करके दिखा दिया है, यानी किस तरह से करना है, तो उसके बाद स्टूडेंट्स को उसकी प्रैक्टिस करानी है कि अब आप प्रैक्टिस करो उसकी। उसके बाद करेक्शन। अब जब प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट तो उसमें कुछ करेक्शन भी होगी, कई स्टूडेंट गलतियाँ करेंगे, कुछ को समझ आएगा, कुछ को नहीं आएगा, तो जो बच्चे गलती कर रहे हैं उन्हें हमें करेक्शन करना है उनका। ठीक है, उन्हें सही तरीके से बताना है सही क्या है। उसके बाद है इवेलुएशन। अब जबकि हमने करेक्शन भी कर दिया तो अब हमें इवेलुएट करना है फाइनली कि क्या कमी रही और स्टूडेंट कैसा कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं, फाइनली क्या रिजल्ट रहा इस एक्टिविटी को दिखाने के बाद। ठीक है, फाइनली हमें इवेलुएट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। नंबर ऑफ मैचेस इन फर्स्ट राउंड ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 23 टीम्स विल बी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 23 टीम्स हैं, उनका हमें नॉकआउट टूर्नामेंट कराना है, तो उस नॉकआउट टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड में टोटल कितने मैचेस होंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, जब हमें नंबर ऑफ मैचेस पता करने होते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है n-1, यानी n मतलब टोटल नंबर ऑफ टीम्स -1। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टीम्स 23 है, -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट राउंड में कितने मैचेस हैं, तो हमें फर्स्ट राउंड के मैचेस पता लगाने के लिए पूरा हमें फिक्सर तैयार करना होगा, पूरी कैलकुलेशन करनी होगी, यानी हमें सारे फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे नंबर ऑफ मैचेस के भी। इसमें 23 टीम्स है तो इसमें बाई भी देनी होगी हमें। दोस्तों नॉकआउट टूर्नामेंट का तो इजीली सब कर ही लेते हैं, तो मैं इस क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 7। 23 टीम्स का जब हम नॉकआउट टूर्नामेंट कराएंगे तो उसके फर्स्ट राउंड में 7 मैचेस होंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको नॉकआउट टूर्नामेंट में कोई दिक्कत आ रही है, आपको लगता है कि नहीं हमें सीखना है नॉकआउट टूर्नामेंट, आपको नहीं आता, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं नॉकआउट टूर्नामेंट के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में क्या चीज़ इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं हेल्थ इंस्ट्रक्शंस, हेल्थ सुपरविजन, हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ रिसर्च। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4,
हेल्थ रिसर्च। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में हेल्थ रिसर्च इंक्लूडेड नहीं है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में हेल्थ सर्विसेज हो सकती हैं, हेल्थ सुपरविजन हो सकता है, हेल्थ इंस्ट्रक्शंस हो सकता है, लेकिन हेल्थ रिसर्च स्कूल प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं बजटिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग या डायरेक्टिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 प्लानिंग। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्लानिंग। सबसे पहले मैनेज करने के लिए हमें प्लान करना होगा कि हमें करना क्या है, उसी के बाद हम आगे की चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तभी हम अच्छे तरीके से किसी इवेंट को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है प्लानिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज जेनेटिक एंडोमेंट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से जेनेटिक एंडोमेंट क्या है, यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं, तो इन चारों फिटनेस के कंपोनेंट्स में से जेनेटिक एंडोमेंट क्या है। जेनेटिक एंडोमेंट मतलब जो चीज़ हेरिडिटिकल होती हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड या स्ट्रेंथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 स्पीड। दोस्तों जो स्पीड होती है वो जेनेटिक होती है। स्पीड को हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 10% ही बढ़ा सकते हैं, ऐसी बातें रिसर्च में सामने आई हैं। तो स्पीड जो है वो किसी इंडिविजुअल की वो जेनेटिक होती है, यानी हेरिडिटिकल होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। इन लॉन्ग जंप विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लॉन्ग जंप में जो हम विंड वेलोसिटी को मेज़र करते हैं वो कितने समय तक की वेलोसिटी को मेज़र करते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं 10 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 5 सेकेंड्स। लॉन्ग जंप में हम जो विंड वेलोसिटी को मेज़र करते हैं वो 5 सेकेंड की विंड वेलोसिटी को हम मेज़र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। विच इज़ द मोस्ट रिलायबल मेजर टू नो द सेंट्रल टेंडेंसी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेंट्रल टेंडेंसी पता लगाने के लिए सबसे रिलायबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं मीन, मीडियन, मोड या रेंज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 मीन। मीन को सेंट्रल टेंडेंसी पता करने के लिए सबसे रिलायबल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। इफ रिसर्च कैन बी डिफाइंड इन वन सिंगल टर्म देन रिसर्च इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर रिसर्च को हमें एक ही शब्द में डिफाइन करना हो तो रिसर्च को हम क्या कह सकते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं डिस्कवरी, इन्वेंशन, नॉलेज या ऑल ऑफ द 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द 3। ये तीनों ही ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम रिसर्च की जगह यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों ही ऐसे शब्द हैं जो रिसर्च को अगर हमें सिंगल वर्ड में डिफाइन करना हो तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। क्रिटिकल थिंकिंग इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ विच काइंड ऑफ रिसर्च। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए 4 टाइप के रिसर्च में से वो कौन सा रिसर्च है जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूरी है। ऑप्शंस दिए गए हैं हिस्टोरिकल रिसर्च, बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च या फिलोसॉफिकल रिसर्च। का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 फिलोसॉफिकल रिसर्च। जो फिलोसॉफिकल रिसर्च होता है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। सेकेंड क्वार्टाइल इज ऑल्सो नोन एज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेकेंड क्वार्टाइल को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं मीन, मीडियन, मोड या ऑल ऑफ द 3। इसका राइट आंसर होगा मीडियन। मीडियन जो है उसे हम सेकेंड क्वार्टाइल भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों मीडियन जो होती है वो हमारी मिड वैल्यू होती है किसी भी डाटा की, इसलिए इसे हम सेकेंड क्वार्टाइल भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रीटेड एज अ वेरिएबल। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसे हम वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं नेम, न्यू दिल्ली,
मोबाइल नंबर या जेंडर। इसका राइट आंसर होगा नेम। जो किसी का नाम होता है उसे हम वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ दीज इज कॉल्ड मीजर ऑफ वेरिएबिलिटी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसे मीजर ऑफ वेरिएबिलिटी कहते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं परसेंटाइल, रेंज डेविएशन, मोड या जेड स्केल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, रेंज डेविएशन। दोस्तों जो रेंज डेविएशन है वो मीजर ऑफ वेरिएबिलिटी यानी कि डिस्पर्जन का ही एक मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, द टाइप्स ऑफ रिसर्च आर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें रिसर्च के नाम बताए गए हैं, इनमें से वो कौन सा सही ऑप्शन है जिसमें सारे सही रिसर्च के नाम बताए गए हैं। ऑप्शंस हैं बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। ऑप्शन 2 है एक्शन रिसर्च, पॉजिटिव रिसर्च या बेसिक रिसर्च। ऑप्शन 3 है नेगेटिव रिसर्च, एक्शन रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च। ऑप्शन 4 है बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च या एसोसिएटेड रिसर्च। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। ये ही 3 रिसर्च के मेन टाइप्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हेल्प्स टू नो। क्वेश्चन में पूछा गया है सेंट्रल टेंडेंसी क्या जानने में हेल्प करती है, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं नेचर ऑफ अ ग्रुप, स्टेटस ऑफ अ ग्रुप, वेरिएशन ऑफ अ ग्रुप या नन ऑफ द 3। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, स्टेटस ऑफ अ ग्रुप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, अ रिसर्च प्रपोजल मीन्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिसर्च प्रपोजल का क्या मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं रिसर्च वर्क डन, अ रिसर्च रिपोर्ट, ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क टू बी कंप्लीटेड या रिसर्च सजेशंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क टू बी कंप्लीटेड। दोस्तों जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो रिसर्च का वो ब्लूप्रिंट होता है जो कि अभी हमने रिसर्च किया नहीं है, हमें करना है। वो ब्लूप्रिंट हम तैयार करके पहले लाते हैं, रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं कि हमें रिसर्च में करना क्या है, वो ही होता है हमारा रिसर्च प्रपोजल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टिंक्ट रिवॉर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पोर्ट्स का इंस्टिंक्ट रिवॉर्ड कौन सा है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। ऑप्शन दिए गए हैं रिकॉग्निशन, मनी, स्टेटस या सेल्फ एस्टीम। इसका राइट आंसर होगा सेल्फ एस्टीम। दोस्तों जो सेल्फ एस्टीम है यानी कि आत्मसम्मान है, वो एक इंस्टिंक्ट रिवॉर्ड होता है स्पोर्ट्स का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, डॉक्टर केनेथ कूपर इज द एक्सपोनेंट ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे 4 टेस्ट दिए गए हैं, इन चारों टेस्ट में से वो कौन सा टेस्ट है जिसे डॉक्टर केनेथ कूपर ने डेवलप किया था। ऑप्शंस हैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, 12 मिनट्स रन और वॉक टेस्ट, JCR टेस्ट या FYT टेस्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 12 मिनट्स रन और वॉक टेस्ट। दोस्तों जो 12 मिनट्स रन और वॉक टेस्ट है उसे डॉक्टर केनेथ कूपर ने ही डेवलप किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, इन द ईयर 2020 ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड इन। क्वेश्चन में पूछा गया है 2020 में ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगे। ऑप्शंस दिए गए हैं न्यू दिल्ली, सिडनी, टोक्यो या लंदन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, टोक्यो। दोस्तों क्योंकि 2019 का पेपर है इसलिए इसमें पूछा गया है कि 2020 ओलंपिक्स कहाँ होंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं 2020 ओलंपिक्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं 1 ईयर के लिए, तो ये अभी 2020 में नहीं होंगे, लेकिन इसे होस्ट अभी भी टोक्यो ही करेगा जो कि नेक्स्ट ईयर होंगे 2021 में मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, द टाइम elapsed बिटवीन द मोमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टिम्युलस एंड फर्स्ट रेस्पॉन्स इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम कोई मूवमेंट करते हैं तो उस मूवमेंट को करने से पहले जब हम स्टेबल पोजीशन में थे और उसके बाद जैसे ही हमने कोई मूवमेंट किया तो उसके बीच का जो टाइम है उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं रिस्पॉन्स टाइम, मूवमेंट टाइम, स्पीड टाइम या रिएक्शन टाइम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4,
रिएक्शन टाइम हम उस टाइम को बोलते हैं जब हम स्टेबल हों या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन एक एक्टिविटी से जैसे ही हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे तो उस दूसरी एक्टिविटी में हमने जितना समय लिया उस एक्टिविटी को स्टार्ट करने में, उसे ही हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, प्री स्कूल चिल्ड्रन लर्न थिंग्स बाय। क्वेश्चन में पूछा गया है जो प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं वो चीज़ों को कैसे सीखते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, इमिटेशन यानी कि कॉपी करके दूसरे जैसा कर रहे हैं, वो भी उन्हें देख के खुद भी वैसा ही कर रहे हैं। ऑप्शन 2 है डेमोन्स्ट्रेशन, यानी उन्हें करके दिखाया जाता है कि ऐसा करो, उसके बाद वो करते हैं। ऑप्शन 3 है प्रैक्टिस, वो खुद प्रैक्टिस करके सीखते हैं। ऑप्शन 4 है रेपिटेशन, वो बार बार रिपीट करके बार बार सीखते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इमिटेशन। जो प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं वो इमिटेशन से सीखते हैं, यानी कॉपी करके सीखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, होस्टिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स इज अवॉर्डेड टू। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ओलंपिक गेम्स की होस्टिंग होती है वो किसे अवॉर्ड की जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं सिटी, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट या कैपिटल। इसका राइट आंसर होगा सिटी। दोस्तों जो ओलंपिक की होस्टिंग होती है वो सिटी को अवॉर्ड की जाती है। कई लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि कंट्री को अवॉर्ड की जाती है, लेकिन नहीं, कंट्री को नहीं, सिटी को अवॉर्ड की जाती है। जैसा कि अभी 2020 ओलंपिक्स में आपने देखा होगा टोक्यो ओलंपिक्स लिखा हुआ, तो वहाँ पर जापान ओलंपिक कहीं नहीं लिखा होता, लिखा होता है टोक्यो ओलंपिक्स। इसी तरह से आपने देखा होगा रियो ओलंपिक्स जो कि ब्राज़ील में हुआ था, और उसी तरह से पिछले जितने भी ओलंपिक्स हैं सबके नाम में आपने सिटी का नाम देखा होगा, क्योंकि जो होस्टिंग में नाम आता है वो नाम आता है सिटी का, लेकिन उसे ऑर्गेनाइज उस कंट्री की नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ही करती है। ठीक है, जैसे अगर इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा तो उसे कौन करेगा, IOA करेगा। इसी तरह से अगर जापान में ऑर्गेनाइज होगा तो वहाँ की जो नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो भी होगी वहाँ की, वो उसे ऑर्गेनाइज करेगी, लेकिन होस्टिंग जो है वो सिटी ही करती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, फ्रॉस्ट बाइट टू अ मेडिकल प्रॉब्लम अकर्स इन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रॉस्ट बाइट एक मेडिकल प्रॉब्लम है, वो कहाँ होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई एल्टीट्यूड या हाई प्रेशर एरिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 लो टेम्परेचर। जब लो टेम्परेचर होता है तो हमें फ्रॉस्ट बाइट की प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रॉस्ट बाइट का मतलब हमारी बॉडी सुन्न हो सकती है। ऐसा क्यों होता है, आपने देखा होगा विंटर सीजन में जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो हमारी बॉडी कई बार सुन्न हो जाती है, तो उसे ही हम फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज एन एथलीट हार्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है एथलीट का हार्ट नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कैसा होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं ए पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ हार्ट, ऑप्शन 2 है अ हाइपोट्रोफिक कंडीशन ऑफ हार्ट, ऑप्शन 3 है एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ हार्ट, ऑप्शन 4 है अ नॉर्मल कंडीशन ऑफ हार्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 हाइपोट्रोफिक कंडीशन ऑफ हार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर इज गवर्न्ड बाय। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो प्रोफेशनल प्रिपरेशन होती है उसे कौन गवर्न करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं UGC, AICTE, NCTE या NAC। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 NCTE, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। यही फिजिकल एजुकेशन की प्रोफेशनल प्रिपरेशन को गवर्न करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, मसल बायोप्सी इज यूज टू डायग्नोज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मसल बायोप्सी क्या डायग्नोज करने के, यानी क्या आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं फाइबर टाइप, वाइटल कैपेसिटी, बॉडी कॉम्पोजिशन या BMI। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 फाइबर टाइप। दोस्तों जो मसल बायोप्सी है ये एक टेस्ट है जो कि हमारे फाइबर टाइप को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है, यानी हमारे अंदर कौन से फाइबर हैं, हमारी बॉडी के अंदर स्लो ट्विच फाइबर्स हैं या फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं। अगर स्लो ट्विच फाइबर हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एरोबिक कैपेसिटी ज़्यादा होती है, अगर फास्ट ट्विच फाइबर हैं तो हमारी बॉडी के अंदर अनएरोबिक कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये टेस्ट मसल बायोप्सी से ही हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सी मसल्स होती हैं। ठीक है, जो स्प्रिंटर होते हैं उनके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं, तो वो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है मसल बायोप्सी से।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, डबल पीरियोडाइजेशन हैज़। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डबल पीरियोडाइजेशन में कितने ट्रांजिशनल पीरियड्स होते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, नो ट्रांजिशनल पीरियड, कोई ट्रांजिशनल पीरियड नहीं होते, 3 ट्रांजिशनल पीरियड, 2 ट्रांजिशनल पीरियड या 1 ट्रांजिशनल पीरियड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 2 ट्रांजिशनल पीरियड। डबल पीरियोडाइजेशन में 2 ट्रांजिशनल पीरियड होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, द टर्म नीडिंग इज कंसर्न विद। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो टर्म है नीडिंग वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्रेनिंग, कोचिंग, एक्सरसाइजिंग या मसाजिंग। इसका राइट आंसर होगा मसाजिंग। दोस्तों जो नीडिंग टर्म है वो मसाजिंग में यूज़ किया जाता है। जब हम मसाज करते हैं तो उसमें हम नीडिंग टर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, स्पायरोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पायरोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, वाइटल कैपेसिटी या स्ट्रोक वॉल्यूम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, वाइटल कैपेसिटी। दोस्तों वाइटल कैपेसिटी मेज़र करने के लिए स्पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, विच इज़ द बेस्ट एक्टिविटी टू प्रमोट सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है अगर हमें स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो हमें उन्हें कौन सी एक्टिविटी करानी चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं, कॉम्बैटिव स्किल्स, टेक्निकल स्पोर्ट्स, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। अगर हमें स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कराना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करानी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, इन विच ईयर द सिडनी ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है सिडनी ओलंपिक गेम्स कौन से ईयर में हुए थे। ऑप्शंस दिए गए हैं, 2004, 2000, 2012 या 1946। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, 2000। सिडनी ओलंपिक गेम्स जो थे वो 2000 में हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, विच वन कम्स अंडर द कमांड मेथड ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से वो कौन सा मेथड है जो कमांड मेथड में आता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्लोइंग द विसल, ड्रम बीट, गन शॉट या ऑल ऑफ द 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द 3। ये तीनों ही ऐसे मेथड हैं जो कि कमांड मेथड हैं। यानी ब्लोइंग द विसल, जब हम विसल ब्लो करते हैं तो उसमें भी हम कमांड दे रहे होते हैं जिसे स्टूडेंट को फॉलो करना होता है। ड्रम बीट भी ऐसा ही है, जब हम ड्रम बीट करते हैं उसमें भी स्टूडेंट को कमांड देते हैं। गन शॉट भी इसी तरह से है, जब हम गन शॉट करते हैं तो उसमें भी कमांड देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा जो शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस होती हैं उनमें ज़्यादातर गन शॉट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ दीज डू नॉट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ डोप। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जो डोप की कैटेगरी में नहीं आता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, एर्गोजेनिक एड्स, कैफीन, निकोटीन या ऑल ऑफ द 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, कैफीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव्स अराउंड। ऑप्शंस दिए गए हैं, फ्रंटल एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस या सैजिटल एक्सिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, वर्टिकल एक्सिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, हाउ मेनी स्पोर्ट्स इवेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम था उसमें टोटल कितने स्पोर्ट्स इवेंट्स कराए गए थे। ऑप्शंस दिए गए हैं, 7, 9, 11 या 13। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 9। जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम था 1896 में जो हुआ था उसमें टोटल 9 स्पोर्ट्स कराए गए थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी स्पोर्ट्स इवेंट्स। इस क्वेश्चन में अगर हाउ मेनी स्पोर्ट्स होता तो ये क्वेश्चन अपने आप में ज़्यादा सही होता, क्योंकि 1896 में जो गेम्स हुए थे उसमें 9 स्पोर्ट्स थे, लेकिन उन 9 स्पोर्ट्स के 43 इवेंट्स कराए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में पूछा गया है तो उसके अकॉर्डिंग तो इसका आंसर 43 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में
43 नहीं है, 9 है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस वजह से इसका राइट आंसर होगा 9। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। व्हेन डिड द वुमेन रेसलिंग कॉम्पिटिशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ओलंपिक गेम्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओलंपिक गेम्स में वुमेन रेसलिंग कॉम्पिटिशन कब इंट्रोड्यूस किए गए। ऑप्शंस दिए गए हैं 1904, 1908, 1968 या 1972। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 1904। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। नेम द ओनली वुमेन रेसलर हु वन अ मेडल इन ओलंपिक गेम्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे 4 वुमेन रेसलर्स के नाम दिए गए हैं, इनमें से वो कौन सी वुमेन रेसलर है जिसने सबसे पहले ओलंपिक में मेडल जीता। ऑप्शंस दिए गए हैं गीता फोगाट, मैरी कॉम, बबीता फोगाट या साक्षी मलिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, साक्षी मलिक। साक्षी मलिक वो वुमेन रेसलर हैं जिन्होंने ओलंपिक में सबसे पहले मेडल जीता इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों ये 80 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कुछ क्वेश्चन पार्ट 1 वाली वीडियो के भी बच गए थे, जो हमें इस वीडियो में हम कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 है, इसमें पूछा गया है व्हेन अ बैडमिंटन प्लेयर बिगिंस टू लर्न टेनिस द ट्रांसफर इफेक्ट इन दिस प्रोसेस इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब एक बैडमिंटन प्लेयर टेनिस सीखना शुरू कर देता है तो उस समय ट्रांसफ़र ऑफ इफेक्ट क्या होता है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का जो इफेक्ट है वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल होता है या नन ऑफ द 3 या ऊपर दिए गए ऑप्शंस में से कैसा भी नहीं होता ट्रांसफ़र ऑफ इफेक्ट। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, पॉजिटिव। जब एक बैडमिंटन प्लेयर टेनिस खेलना शुरू करता है तो जो उसका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का प्रोसेस है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों गेम में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। जैसे दोनों रैकेट के ही स्पोर्ट्स हैं, दोनों के कोर्ट का साइज़ भी वैसे तो डिफरेंस है काफ़ी, टेनिस के कोर्ट का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन फिर भी लगभग बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रेक्टेंगुलर साइज़ का ही होता है, बीच में नेट उसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी नेट से क्रॉस करना होता है, इसमें भी नेट से क्रॉस करना होता है। तो इस तरह से बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का इफेक्ट है वो पॉजिटिव होगा। और दूसरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। द ओलंपिक मोटो साइटियस ऑल्टियस फोर्टियस वॉज कॉइंड बाई। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ओलंपिक का मोटो है साइटियस ऑल्टियस फोर्टियस वो किसने ओरिजिनेट किया था। कॉइंड बाई शब्द का मतलब है टू ओरिजिनेट अ न्यू वर्ड और फ्रेज। अगर आप डिक्शनरी में कॉइंड बाई का मतलब देखेंगे तो इसका यही मतलब होगा, टू ओरिजिनेट अ न्यू वर्ड और फ्रेज। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं बैरन पियर डी कुबर्टिन, आईओसी, जॉन एंटोनियो सेमेरैंक या फादर हेनरी डिडियन। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे एक चैनल के व्यूवर ने कमेंट में लिखकर बताया था कि यही सेम क्वेश्चन बीएचयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ था और वहाँ पर इसका आंसर बैरन पियर डी कुबर्टिन दिया हुआ था। और चेक करने के बाद मैंने देखा कि यही सेम क्वेश्चन बीएचयू के 2015 के एमपीएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था और उसमें इसका जो राइट आंसर दिया हुआ था वो बैरन पियर डी कुबर्टिन दिया हुआ था। तो दोस्तों उस आंसर की के अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होना चाहिए, बैरन पियर डी कुबर्टिन। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है अभी भी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, फादर हेनरी डिडियन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। दोस्तों एक्चुअली जो ये मोटो है साइटियस ऑल्टियस फोर्टियस, ये एक फ्रेज है जो कि फादर हेनरी डिडियन का था। फादर हेनरी डिडियन बैरन पियर डी कुबर्टिन के एक फ्रेंड थे। हेनरी डिडियन एक प्रीस्ट थे और वो एक एथलेटिक एंथुसियास्ट भी थे। तो ये जो फ्रेज है ये उनका था एक्चुअली, लेकिन बैरन पियर डी कुबर्टिन को ये अच्छा फ्रेज लगा और उन्होंने इसे ओलंपिक के मोटो में शामिल कराया। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाता ओलंपिक मोटो साइटियस ऑल्टियस फोर्टियस वॉज प्रोपोज्ड बाय, अगर प्रोपोज बाय शब्द का इस्तेमाल होता यहाँ पर तो इसका राइट आंसर बैरन पियर डी कुबर्टिन हो सकता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कॉइंड बाय कहा गया है तो इसका राइट आंसर दोस्तों फादर हेनरी डिडियन ही होगा। मैं आपको कुछ रेफरेंसेस भी देना चाहूँगा। एक बुक है यूजीसी नेट डॉक्टर दिलीप दुरैया की, और उनसे अलग 4 राइटर्स और हैं, टोटल 5 राइटर्स ने वो बुक लिखी है। उस बुक के चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 26 में यही सेम क्वेश्चन है और उसमें इसका राइट आंसर दिया हुआ है फादर हेनरी डिडियन। तो उसके अकॉर्डिंग भी राइट आंसर फादर हेनरी डिडियन ही होना चाहिए। वो बुक जो है वो डॉक्टर दिलीप दुरैया की है। वो बीएचयू के फॉर्मर एचओडी भी रह चुके हैं डॉक्टर दिलीप दुरैया, और इस समय दोस्तों डॉक्टर दिलीप दुरैया एलएनआईपी के वाइस चांसलर भी हैं जिनकी ये बुक है, और उनसे अलग 5 राइटर्स और भी हैं। ठीक है, तो उस बुक में इसका आंसर ऑप्शन 4 दिया हुआ है फादर हेनरी डिडियन। और इससे अलग
आप अगर विकिपीडिया पर भी सर्च करेंगे दोस्तों, वहाँ पर भी जो इसका राइट आंसर है वो फादर हेनरी डिडियोन ही दिया हुआ है। विकिपीडिया पर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इट वॉज प्रपोज्ड बाय बैरन पियरे डी कुबर्टिन, लेकिन फिर उसके आगे लिखा हुआ है कुबर्टिन बोरोड इट फ्रॉम हिज फ्रेंड हेनरी डिडियोन। तो क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बोरोड इट फ्रॉम हिज फ्रेंड, इसका मतलब वो कुबर्टिन का खुद का नहीं था, वो हेनरी डिडियोन का था जो कि कुबर्टिन ने बोरो किया है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर हेनरी डिडियोन ही होना चाहिए, जो कि ऑप्शन 4 है, क्योंकि ये बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने इसे ओरिजिनेट नहीं किया था, बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने इसे बोरो किया था, जो कि हेनरी डिडियोन का था। तो दोस्तों हो जाता है कई बार ऐसा आंसर की भी गलत हो जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी ने कोई आंसर की रिलीज़ की है तो पूरी तरह से सही ही होगी, कई बार गलत भी हो जाती है और कई लोग उसमें क्लेम भी करते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर भी किसी ने क्लेम किया हो। ठीक है, मैंने आपको रेफरेंसेस दे दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और था दोस्तों जो हमने पिछली वीडियो में किया था, 2 मेजर ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स आर। क्वेश्चन में पूछा गया है मैकेनिक्स की 2 मेजर ब्रांचेस कौन सी हैं। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं डायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स, काइनेटिक्स एंड काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स एंड स्टैटिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हमने पिछली वीडियो में कर लिया था और दोस्तों वहाँ मेरे से रिकॉर्डिंग में थोड़ी गलती हुई थी और उसमें मैंने ऑप्शन 2 के बजाय ऑप्शन 4 राइट आंसर बता दिया था, जबकि इसका राइट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन 2 काइनेटिक्स एंड काइनामेटिक्स, लेकिन उसमें गलती से मैंने ऑप्शन 4 बता दिया था स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो ये उस वीडियो में थोड़ा सा करेक्शन है और दोस्तों उतना पार्ट मैंने उस वीडियो में से हटा दिया है ताकि इन फ्यूचर कोई उस वीडियो को अगर देखता है तो वो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 29, ये पिछली वीडियो में छूट गया था। क्वेश्चन है वैसो कंस्ट्रक्शन अराउंड अ वुंड इज इनिशिएटेड बाय। ऑप्शंस दिए गए हैं क्रायोथेरेपी, डायपल्स, डायथेरेपी या इलेक्ट्रोथेरेपी। इसका राइट आंसर होगा क्रायोथेरेपी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, टॉप स्पिन ऑन वॉलीबॉल कॉजेस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वॉलीबॉल में टॉप स्पिन अगर होगी तो उसका क्या नतीजा होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं हाई बाउंस, शॉर्ट बाउंस, लोअर एंगल ऑफ रीबाउंड या लेस रोल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 लोअर एंगल ऑफ रीबाउंड। और एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, जो कि पार्ट 1 में बच गया था। व्हाट काइंड ऑफ फूड आर विटामिन्स नोन एज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विटामिन किस तरह के फूड हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंटल, एपेटिटिव या एनर्जाइजर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 प्रोटेक्टिव। दोस्तों जो विटामिन्स हैं वो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। पार्ट 1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो भी मैंने यहाँ पर बता दिए हैं आपको। अब हमारे 40 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 3 में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में।